दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। तो दोस्तों, हमारी यह हिंदी की स्पेशल टेस्ट सीरीज़ प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मात्र 10 मिनट में 50+ क्वेश्चन कवर करते हुए हम अपनी एक टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट करते हैं। अपनी टेस्ट सीरीज़ में हम 20 से 25 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए कवर करते हैं। जब क्वेश्चन एक्सप्लेन किया जाता है तो उसके साथ 2-3 क्वेश्चन और ऐड हो जाते हैं। इस तरह से 50+ क्वेश्चन मात्र 10 मिनट में आपके कवर होते हैं। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ गवाए हम शुरू करते हैं आज की स्पेशल टेस्ट सीरीज़। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं। ये जो पृथ्वीराज रासो है यह वीर गाथा काल का एक महाकाव्य है, एक प्रसिद्ध महाकाव्य है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। और इसके रचयिता हैं चंद्रबरदाई, और चंद्रबरदाई को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक, और यह क्वेश्चन पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2009 में। ये जो चंद्रबरदाई हैं, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इनकी भाषा को भाषा शास्त्रियों ने क्या कहा है? पिंगल। क्या कहा है? पिंगल। चंद्रबरदाई की भाषा को भाषा शास्त्रियों ने पिंगल कहा है। और ये जो पृथ्वीराज रासो है, इसमें महाराज पृथ्वीराज व उनकी प्रेमिका संयोगिता के परिणय तथा युद्ध का वर्णन है। और ये जो चंद्रबरदाई हैं, ये पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं थे बल्कि उनके सखा और सामंत भी थे। ये षड्भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंदशास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विधाओं में पारंगत थे। तो क्लियर है, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं चंद्रबरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? उसी से रिलेटेड है, घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। ये पूछा गया है पीजीटी परीक्षा 2005 में, चंद्रबरदाई, जगनीक, मुल्ला दाऊद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रबरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? कामायनी, साकेत, रामचरितमानस या पृथ्वीराज रासो? देखिए, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। वहीं अगर ये पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है, तब भी हमारा आंसर होगा पृथ्वीराज रासो। क्लियर है? और पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं चंद्रबरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? जो पृथ्वीराज है वह पृथ्वीराज रासो में बताया गया है कि यह किसके प्रति अनुरक्त था? पद्मिनी, कमलिनी, संयोगिता या चंद्रिका? यह पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2016 में। इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, जो पृथ्वीराज हैं ये जयचंद, जो कन्नौज के राजा थे जयचंद, उनकी पुत्री संयोगिता के प्रति अनुरक्त थे। और ये जो संयोगिता है यह भी पृथ्वीराज के प्रति अनुरक्त थी। लेकिन जो जयचंद थे वह पृथ्वीराज के बढ़ते हुए उत्कर्ष को सहन नहीं कर सके और मन ही मन द्वेष भाव रखने लगे। पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए जयचंद ने उनकी मूर्ति द्वार पर लगवा दी और संयोगिता के स्वयंवर की घोषणा कर दी। तो संयोगिता ने क्या किया कि उन्होंने मूर्ति स्वरूप जो पृथ्वीराज थे उनके गले में वरमाला डाल दी। जब ही उसी समय पृथ्वीराज आए और संयोगिता को घोड़े पर बिठाकर दिल्ली ले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन है? राजेश्वर, सोमेश्वर, समर सिंह या अनंगपाल? यह पूछा गया था एनवीएस पीजीटी परीक्षा 2019 में। तो ये जो पृथ्वीराज के पिता हैं वह थे अजमेर के राजा सोमेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, जहाँ रचना और रचनाकार के बारे में पूछा जाता है तो इस तरह से मोस्टली क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। तो देखते हैं, सबसे पहले है बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो की रचना किसने की थी? नरपति नाल ने। किसने की थी? नरपति नाल ने। पृथ्वीराज रासो, तो इसका सही हो जाएगा पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। परमाल रासो की थी जगनीक ने। और वहीं अगर खुमान रासो की बात करें तो यह की थी दलपति विजय ने। और इस तरह हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खुमान रासो के रचयिता कौन है? खुमान रासो के रचयिता कौन है? जगनीक, नरपतनाल, चंद्रबरदाई या दलपति विजय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दलपति विजय। अभी देखा था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, सिख साहित्य या नाथ साहित्य? ये पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2004 में। देखिए, ये जो आदिकाल है, आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा का नाम दिया है। क्या नाम दिया है? वीर गाथा का। और आदिकाल किसने दिया है? ये दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इस युग में सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य
जैन साहित्य, चारण साहित्य और प्रकीर्णन साहित्य इनका रूप मिलता है। लेकिन ये जो सिख साहित्य है इसका उल्लेख इस काल में नहीं मिलता। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही सिख साहित्य, कि सिख साहित्य आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध क्या क्या है? जैन साहित्य है, सिद्ध साहित्य है और नाथ साहित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया था? हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है कि जो आदिकाल है उसका नामकरण आदिकाल से तो किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, लेकिन वीर गाथा काल का नामकरण किसने किया है? ये किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये पूछा गया था KVS प्रवक्ता परीक्षा 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा, इसमें समय सीमा पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा तय की है और इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल का नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वीर गाथा काल की रचना नहीं है? संदेश रासक, जयमयंक, जसचंद्र का, आलखंड या भक्तमाल। देखिए A, B और C ये तीनों वीर गाथा काल की रचना है, लेकिन ये जो भक्त काल है ये भक्तमाल है, यह भक्त काल की रचना है। जो भक्तमाल है ये नाभा दास की रचना है। किसकी रचना है? नाभा दास की रचना है। वहीं बात करें संदेश रासक, तो ये जो संदेश रासक है ये अब्दुल रहमान की रचना है। जयमयंक जसचंद्रिका की बात करें तो यह मधुकर भट्ट की रचना है। और ये जो आलखंड है यह जगनिक की रचना है। और ये जो आलखंड है इसको परमाल राशो भी कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? इसमें पूछ लिया गया है कवि, और पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कौन सी रचना वीर गाथा काल की नहीं है। इसमें पूछ लिया गया है कि इसमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है। वीर गाथा काल और आदिकाल एक ही काल है, ठीक। दूसरी चीज़ इसमें पूछा गया है कवि और पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था रचना। देखिए चंद्रवरदाई, जगनिक, नाभादास या दलपति विजय। तो देखिए ये जो नाभादास हैं ये आदिकाल के कवि नहीं हैं, ये हैं भक्तिकाल के कवि। बाकी चंद्रवरदाई, जगनिक और दलपति विजय ये आदिकाल के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? सूरसागर, विद्यापति पदावली, बीजक या भ्रमर गीत। तो सूरसागर, बीजक और भ्रमर गीत ये तो भक्तिकाल की रचनाएं हैं, लेकिन ये जो विद्यापति पदावली है ये आदिकाल की है। और इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो विद्यापति पदावली है ये किसकी रचना है? ये है विद्यापति की। और यह रचना यानी कि विद्यापति पदावली है यह कृष्ण भक्ति विषयक श्रृंगार रस से परिपूर्ण है। इसमें राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदिकालीन साहित्य का मुख्य रस है। मुख्य रस पूछा गया है शांत, हास्य, करुण या वीर। यह पूछा गया था PGT परीक्षा 2005 में। तो देखिए ये जो आदिकाल है उस समय जो राज्याश्रित कवि होते थे वे अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण गाथाओं का वर्णन करते थे। इस काल की प्रधान प्रवृत्ति थी वीरता। क्या थी? वीरता। और इस काल में वीर गाथात्मक ग्रंथों की प्रधानता रही और इसी प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल किया था, है ना। तो इसका प्रमुख रस क्या हो गया? वीर रस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? 10, 12, 16 या 14? यह पूछा गया था TGT परीक्षा 2009 में। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14। विद्यापति ने 14 ग्रंथों की रचना की है। इनकी जो विद्यापति हैं इनकी अधिकांश रचनाएं संस्कृत और अवहट्ट में हैं। किस में है? संस्कृत और अवहट्ट में। इनकी रचना कीर्ति लता और कीर्ति पताका ये अवहट्ट की रचनाएं हैं, अवहट्ट भाषा में। और जो पदावली है इसकी भाषा व्रज भाषा मिश्रित मैथिली है। इनमें से जो कीर्ति पताका है वह अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है और कीर्तिलता है वह ऐतिहासिक महत्व का छोटा सा प्रबंध काव्य है। क्लियर है? और इसको जो कीर्तिलता है इसको विद्यापति ने क्या कहा है? कहानी। क्या कहा है? कहानी। और विद्यापति का यश का आधार है विद्यापति पदावली। विद्यापति के यश का आधार है विद्यापति पदावली। इनकी अन्य रचनाएं हैं भूपरिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैव सर्वसुसार, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, विभाग सार, वर्ष कृत्य और गयापतन। जो गौरक्ष विजय है ये इनका प्रसिद्ध नाटक है। इस प्रकार इनके कुल ग्रंथों की संख्या हुई 14। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? पहाड़ी, मैथिली, अवधी या पिंगल। तो ये जो विद्यापति हैं इनके पद
मैथिली भाषा में रचित हैं। और ये जो विद्यापति हैं इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? अभी क्लियर किया था कि जो विद्यापति हैं इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। तो इनकी रचना थी पदावली। क्या थी? पदावली। तो पदावली के आधार पर ये जो विद्यापति हैं ये मैथिल कोकिल कहलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, देसिल बना सबजन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही? यह पूछा गया है टीजीटी परीक्षा 2013 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यापति। ये जो विद्यापति हैं इनकी यह प्रसिद्ध उक्ति है जिसका अर्थ है अपना देश या अपनी भाषा सबको मीठी लगती है। क्या है? अपना देश या अपनी भाषा सबको मीठी लगती है। यही जानकर इन्होंने इसकी रचना की थी। दूसरा, ये जो मैथिल कोकिल हैं, जो विद्यापति हैं इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। इनका पूरा नाम है विद्यापति ठाकुर। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी ये टेस्ट सीरीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।